हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ कीजिए, आपको कुछ भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो हो गया भैया इंट्रोडक्शन, जो हर बार बताना पड़ता है। तुम लोगों को पता है फिर भी बताना पड़ता है, काहे कि भैया कुछ रीति रिवाज है अपने आके। चलो आज की कहानी की बात करते हैं। तो आज होने क्या वाला है, देखो अपन पढ़ने वाले हैं आप सीक्वेंस और सीरीज नामक इस पूरे चैप्टर को, जिसका हम पहला सेशन आज बना रहे हैं, जिसमें मतलब बेसिकली आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस के बारे में, सीरीज के बारे में और एक्सरसाइज 6.1 जो कि बेसिक्स है। इन दोनों टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, उस पर अपन जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज, आपको यहाँ एक चित्र भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने के लिए। आपने कक्षा 10वीं में एक चैप्टर पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। वो जो एक टॉपिक है, वो जो एक कॉन्सेप्ट है, वो इस बड़े से परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा ब्रॉड वे में चलेंगे, आज सीक्वेंस सीरीज को समझेंगे, फिर आने वाले सेशंस में अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे और आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की भी बात होगी इस पूरे दौरान, ठीक है। मतलब जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस में बल्कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे सवाल आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ पे अपन शुरू कर रहे हैं अपना आज का अध्याय। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग हियर इज सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज से पहले भी सीक्वेंस की बात, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। देखो, ऐसा कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो नहीं मिल पाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है जो कि आपको एक बेटर समझदारी देंगी सीक्वेंस के बारे में, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या 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 कहता है भैया सीक्वेंस का, यहाँ पे जो लेखा जोखा लिखा हुआ है, सीक्वेंसेस हैव मेनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन सेवरल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑब्वियसली दुनिया की काफी सारी चीजों में आप सीक्वेंस को यूज करते हैं या फिर सीक्वेंस के लॉजिक को अप्लाई करके चीजों को या समस्या को सुलझाते हैं, अभी भी आगे चल के भी। चलिए, when a collection of objects is arranged in a definite order, जब आप किसी कलेक्शन को, किसके कलेक्शन को भैया, यहां पे इन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिखा है, पर जब हम मैथमेटिकल बात करेंगे तो हो सकता है हम वहां पे नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स में सब कुछ आ गए, नंबर्स भी आ गए, कुछ हो सकता है चित्र भी आ जाएं या कुछ चीजें भी आ जाएं, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इज अरेंज, आपने इसको अरेंज किया, किसको, एक कलेक्शन को आपने अरेंज किया इन अ डेफिनेट ऑर्डर सच दैट इट हैज एन आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, ठीक है। उसके बाद उसमें एक सेकेंड मेंबर होगा, थर्ड मेंबर होगा और सो ऑन, कहानी चलती जाएगी, ठीक है। किसी भी कलेक्शन को, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे अल्फाबेट्स का हो, सारे नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब सिलेक्टेड भी हो सकते हैं। तो किसी भी कलेक्शन को कुछ इस तरीके से अरेंज करना कि वहां पे कोई डेफिनेट ऑर्डर हो, ऑर्डर से यहां पे मतलब है आपका लॉजिक हो, ठीक है, या और जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहला मेंबर कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, अगला कौन आएगा, एंड सो ऑन। वी से दैट कलेक्शन इज लिस्टेड इन अ सीक्वेंस। तो जब आप ऐसे किसी कलेक्शन को बनाते हैं तो आप कहते हैं कि आपने एक सीक्वेंस बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूं कि जैसे ये 1, ठीक है, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये किसका कलेक्शन है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल रहा है, जी सर मिल रहा है। आपको यहाँ पे एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंजमेंट मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट है, यहाँ पे कलेक्शन है और यहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्डर है कि हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑर्डर भी मिल गया, आपको सीक्वेंस मिल गया पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन है, डेफिनेट ऑर्डर है और एक अरेंजमेंट है, ठीक है। कि भैया पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का,
फिर 6 का स्क्वायर आ रहा है, तो एक फिक्स पैटर्न के तहत आप चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया सीक्वेंस का। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ फिक्स डिपॉजिट। अब ये थोड़ा कॉमर्स के हिसाब से हो गया एग्जाम्पल, कि भैया जो फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट ऑफ मनी है इन अ बैंक ओवर नंबर ऑफ ईयर्स अकर इन अ सीक्वेंस। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा जमा होगा किसी बैंक में, वो एक सीक्वेंस के तहत आता है। ठीक है, क्योंकि भैया इंटरेस्ट रेट मान लो अगर फिक्स है तो वो उसी हिसाब से आएगा, है ना। डेप्रिशिएटेड वैल्यूज ऑफ सर्टेन कमोडिटीज अकर इन अ सीक्वेंस। ऐसे ही जो आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है किसकी, किसी भी कमोडिटी की, वो भी सीक्वेंस में आती है। जैसे मान लो कोई असेट है आपका 1 लाख रुपए का, ठीक है ना भैया, कितने का असेट है? 1 लाख रुपए का। अब आप उस पे हर साल 10% इंटरेस्ट, 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो अगले साल 10% फिक्स रेट पे, तो आपने 10% निकाल लिया 1 लाख का, मान लो आ गया 10,000। बेसिक अकाउंट से आपने पढ़ा होगा, माइनस करते जाओगे तो भैया आपको मिलेगा 90,000। फिर आप आ जाओगे 80,000 के आसपास, फिर आ जाओगे 70,000। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपका पूरा यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। क्लियर है ये बात? जी सर। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कॉमर्स की फील्ड से, रियल लाइफ से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखो और एग्जाम्पल कुछ दिए आपको। द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट डिफरेंट टाइम्स फॉर्म अ सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया अगर किसी फिक्स पैटर्न के तहत बढ़ रही है तो आपको वहां पे एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। कंसिडर द नंबर ऑफ एंसेस्टर, दैट इज पेरेंट्स, ग्रेट पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा, दैट अ पर्सन हैज ओवर 10 जनरेशंस। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये आपकी जनरेशन है, ठीक है, खैर मैं 10 जनरेशन तो नहीं जाऊंगा, पर ये आपकी जनरेशन है। ठीक है, अब आपसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन यानी आपके पेरेंट्स कितने हो गए? 2 लोग, एक आपके माता, एक आपके पिता। ठीक है, उनके ऊपर वाली जनरेशन यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन कितने हो गए? 4 लोग। क्यों भैया? क्योंकि भैया 2 माता के साइड से, 2 पिता के साइड से, 2 फ्रॉम द मदर साइड, 2 फ्रॉम द फादर साइड, तो 4। फिर इसके बाद जो उससे और ऊपर की पीढ़ी है, तो भैया इन चारों के 2-2, तो 4 2 8, राइट, है ना। तो भैया जो मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कितने होंगे मेरे फैमिली ट्री में? 8 लोग होंगे। कैसे? मेरे दादाजी के 2 पेरेंट्स, है ना, मेरी दादी जी के 2 पेरेंट्स, फिर मेरे नाना जी के 2 पेरेंट्स और नानी जी के 2 पेरेंट्स। तो इस तरीके से पूरा मामला चलेगा। तो ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये भी एक सीक्वेंस का बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है ना जी। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 2 4 8, ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे तो आप कभी 1024 पे पहुंच जाओगे। क्लियर? गुड टू गो? यस सर। तो ये जो सारे नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे, सारे एग्जाम्पल जो हमने देखे, ये सभी सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गुड टू गो? यस। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ और परिभाषाएं हैं जो कि सीक्वेंस के बाद, सीक्वेंस के मतलब हम जब सीक्वेंस के अंदर एंटर करेंगे तो उसके सब पार्ट्स भी होते हैं। सीक्वेंस के अंदर भी अलग अलग पैटर्न के हिसाब से आपने बांट के रखा है सबको। ठीक है, तो सीक्वेंस के अंदर आते हैं प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एक बड़ी फैमिली है, उसके अंदर आते हैं प्रोग्रेशन, जिसमें से एक आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है भैया सीक्वेंस? सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। वो सीक्वेंस जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो फर्क देखना, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में फर्क क्या होगा? सीक्वेंस में केवल आपका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेशन में एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए जिसकी सहायता से आप पूरे कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ठीक है, और आपने कक्षा 10वीं में देखो यहाँ लिखा भी है कि आपने कक्षा 10वीं में एपी के बारे में पढ़ा है। इसका ये मतलब नहीं कि 11वीं में नहीं पढ़ोगे, दोबारा पढ़ना है भैया, बट लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल हो सकता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर बिसाइड स्टडिंग मोर अबाउट एपी यू वुड बी ऑल्सो स्टडिंग अबाउट एएम यानी अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी कवर करेंगे और हम ज्योमेट्रिक मीन को भी कवर करेंगे, और उसके बाद एएम और जीएम। ठीक है, ये वो जीएम नहीं है जो आप सुबह सुबह उठ के एक दूसरे को भेजते हैं, यहाँ पे जीएम का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का।
चलो क्या क्या पढ़ना है अपन को, अपन ने थोड़ी सी उस पर चर्चा कर ली। अब यहाँ देखो सीक्वेंस में थोड़ी और परिभाषाएं आ रही हैं, थोड़े और शब्द आ रहे हैं जो कि हम यूज करेंगे। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल और रूल्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यदि आपने किन्हीं सेट ऑफ नंबर्स को, अब देखो यहाँ पे गणित वाला परिभाषा आ गया कि यदि आपने किसी सेट ऑफ नंबर्स को किसी डेफिनेट ऑर्डर के तहत, किसी डेफिनेट ऑर्डर के तहत कोई रूल फॉलो करते हुए, कोई डेफिनेट रूल फॉलो करते हुए अरेंज किया है, तब आप उसे सीक्वेंस कहेंगे। जैसे मान लो आपने, अब इसमें देखो क्या क्या जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप एक रूल फॉलो करेंगे, दूसरी बात ये कि कोई डेफिनेट ऑर्डर में जाएंगे, मे बी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मिक्सअप नहीं करेंगे, और तीसरी बात ये कि सेट ऑफ नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं गणित के लिहाज से देखूं, इफ आई लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज अ गुड डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, जहां पे तीनों चीजें आ गई। कौन से तीन चीजें? सेट ऑफ नंबर्स, डेफिनेट ऑर्डर एंड डेफिनेट रूल। अब डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल में क्या फर्क है? ऑर्डर कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू नो, बट रूल इज व्हाट यू हैव फॉलोड टू पुट दीज नंबर्स इन द ब्रैकेट। ठीक है, इन्हीं का सेट क्यों बना। ठीक है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, आपने ये दोनों वर्ड पहले बहुत बार पढ़े। अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट टर्म्स होंगे तो आप उनको क्या बोलोगे? फाइनाइट सीक्वेंस बोलोगे। अगर इनफाइनाइट होंगे टर्म्स तो आप उनको क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सीरीज बोलोगे। एक और चीज जो यहाँ पे दिख रही है वो है टर्म्स। अब टर्म्स की डेफिनेशन देखो यहाँ पे ली हुई है कि ईच नंबर ऑफ द सेट, तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है इसके हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को आप क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज टर्म? एवरी यूनिक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑफ द सीरीज और ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। गुड टू गो? यस सर। चलिए आगे देखते हैं अपन, और अपन को क्या जानना है यहाँ पे। अब द डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय, क्योंकि एक सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो हम उन्हें नंबरिंग करने के लिए या इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरीके से A1, A2, A3 या T1, T2, T3 बोल के भी लिखते हैं। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। वाई नेचुरल नंबर? उसका रीजन देखो आगे दिया, बिकॉज इट डिनोट्स अ पोजीशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अगर लाइन में खड़े हैं अपने स्कूल के प्रेयर की, तो आपकी पोजीशन क्या है? आप अगर बोलेंगे मेरी पोजीशन -5 है, डज दैट इवन मेक सेंस? मतलब पोजीशन नेगेटिव या डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकती है ना, पोजीशन तो एब्सोल्यूट नंबर में ही होगी, राइट? तो यहां पे इनका भी वही कहना है कि ये जो सबस्क्रिप्ट है विच इज अ नेचुरल नंबर, वो डिनोट करता है आपकी पोजीशन को, कि इस पर्टिकुलर नंबर की, इस पर्टिकुलर टर्म की पूरे सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन है। सर क्या जितनी बड़ी पोजीशन मतलब उतना इंपॉर्टेंट नंबर? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे हमारे स्कूल के प्रेयर में किसी भी पोजीशन पे खड़े हो जाओ, आप सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही तरीके का ज्ञान आपको दिया जाता है और सबके जीवन में सक्सेसफुल होने के चांसेस बराबर हैं, वो तो बस अपनी अपनी मेहनत का सवाल है। तो फिर वहाँ यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, कुछ अलग नहीं है। कोई सी भी पोजीशन हो, जो क्वालिटी या जो रूल सबने फॉलो किया वही आप फॉलो करते हैं। The number occurring at the nth place of a sequence, that is an, is called the general term of the sequence। ठीक है, अब जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है? देखो एक बात समझो, ये जो हमारे टर्म्स होंगे, ठीक है, ये अलग अलग पोजीशन के लिए हैं, ठीक है, लेकिन हमें बहुत बार एक ऐसी टर्म बतानी पड़ती है जो कि किसी को इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि सीक्वेंस का लॉजिक क्या है। तो वो जो टर्म होती है उसे आप कहते हो जनरल टर्म। ठीक है, अब जनरल टर्म में क्या होता है? जनरल टर्म इज बेसिकली ये सारे टर्म्स को शामिल करने वाली टर्म, एज इन कि ये जो सारे टर्म्स बने हैं ये इसी से निकल के बने हैं। ठीक है, यहां पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने एक्सप्रेस किया है उसी से ये सारी टर्म्स बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सीक्वेंस है, यहां पे आप देखोगे 1 2, उसके बाद फिर 1 4, ठीक है, 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ये हो गए आपके टर्म्स, ये हो गया T1,
ठीक है, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और इधर पे आ गया T4। अब जनरल टर्म क्या होगा, मान लो कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे आपने क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, ठीक है, किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत आप ये सीक्वेंस को लेके आए, उसको दर्शाता है हमारा जनरल टर्म Tn, विच रिप्रेजेंट्स कि हमने कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगी है। तो n स्क्वायर यानी जिस भी सीक्वेंस पे वो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो तो आपको ये रिजल्टेंट सीक्वेंस मिल जाएगा, ये हमारी जनरल टर्म है। तो वह टर्म जो कि हमारे लॉजिक को, मतलब सीक्वेंस में हमने जो लॉजिक यूज किया है उसको एक्सप्लेन करे, हमारे सारे टर्म्स कहाँ से आए हैं, उनका जो कहते हैं ना स्रोत, प्रेरणा स्रोत कौन है, वो यहाँ पे बताया। और उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे n लगाना यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वो किस पोजीशन के लिए, और हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए तो बता भी नहीं रहे हैं, हम तो इन जनरल बता रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे n यूज करके उसका जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा कि भैया आपके स्कूल के विद्यार्थियों का जनरल इंफॉर्मेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे उसमें कि कौन से कलर की शर्ट पहनते हैं, कौन से कलर की पैंट पहनते हैं, कौन से कलर की टाई लगाते हैं, स्कूल का एड्रेस का, ये जनरल बातें, ये सब पे लागू होती हैं, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स यही इंफॉर्मेशन यूज करते हैं स्कूल आने जाने के लिए, ठीक है, भाई स्कूल की ड्रेस, स्कूल का एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग का डिजाइन में भी समवेयर, ठीक है। अब यहां देखो, अ फाइनाइट सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय A1 A2 A3 एंड सो ऑन टिल AN, जहां पे वो खत्म हो रही है, मतलब ये लास्ट टर्म है, ठीक है। और जो इनफाइनाइट होगी उसमें आप लास्ट में लगाते हैं इंफिनिटी, विच रिप्रेजेंट्स कि इसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत से ये शुरू हुई है, उसके बाद ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AN क्यों लिखा है, क्योंकि भैया हम इन जनरल बता रहे हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि A1 A2 A3 से लेकर A10 तक, तो आप बोलते कि सर क्या किसी भी सीक्वेंस में 10 टर्म ही होते हैं, मैं बोलता नहीं भाई ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने 10 को लिखा, सॉरी शक्तिमान, तो भैया क्या 100 लिख दूं, तो फिर आपका जवाब सवाल आएगा क्या किसी भी सीक्वेंस में सिर्फ 100 टर्म होते हैं, तो नहीं दादा, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर वही बात है, तो क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने टर्म्स हैं सीक्वेंस में, फाइनाइट है ये पता है कि कुछ है संख्या 100 200 500 99 97 45 कितने हैं मुझे नहीं पता, तो मैं n यूज करके उस जनरल स्थिति को यहाँ पे बयां करने का प्रयास करता हूं। ये क्लियर हो गया जी सर। अब यहां देखो क्या कह रहा है आपसे, इफ ऑल द टर्म्स आर रियल वी हैव अ रियल सीक्वेंस। अब देखो जो गणित है उसमें नंबर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, या तो रियल या तो फिर कॉम्प्लेक्स। तो जो रियल वाले हैं उन्हें आप रियल सीक्वेंस कहते हैं, और जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल हो जाते हैं उन्हें आप कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहां पे आपको जो सीक्वेंस है देखोगे इसमें अगर आप, तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो आप बोलोगे इंटीजर्स भी हैं। सेम गोज विद दिस, यूं तो सारे पॉजिटिव है, तो आपने कहा भैया नेचुरल नंबर की पूरी सीक्वेंस है। लेकिन क्या इसमें सारे नेचुरल नंबर शामिल हो गए? नहीं, जो हमने सिलेक्ट किए थे, जो हमारे सोचे हुए लॉजिक के में फिट हो रहे थे, हमने उनको यहां पे शामिल कर लिया, ठीक है। अब यहां देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, 1 माइनस, तो फ्रैक्शन भी आ सकता है, ये स्क्वायर्स ऑफ द नंबर भी आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब उन्होंने लिख के बताया है। Here फर्स्ट वाला जो हमने देखा था, each term is obtained by adding two to the previous term। ये लॉजिक बता रहे हैं कि वो सारे सीक्वेंस बने कैसे। पहला सीक्वेंस कैसे बना, आपने 3 से मामला शुरू किया तो उसके बाद 2 ऐड करते गए, तो 3 के बाद 5 7 9 सो ऑन टिल 21। इट इज अ फाइनाइट सीरीज। मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि वो 21 पे खत्म हो रही है, ठीक है। देखो here each term is obtained by subtracting 3 from the previous term। अब इसमें क्या किया आपने, 3 माइनस करते गए, उसमें ऐड कर रहे थे इसमें प्लस कर रहे हैं, तो 8 उसमें ऐड कर रहे थे इसमें माइनस कर रहे हैं, 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 में से 3 माइनस किया 2, फिर -1 -4 एंड डॉट 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 का यहाँ पे एक मतलब ये है कि एक इनफाइनाइट सीरीज है कि जब तक इसको चलना चाहिए चल सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड में क्या लॉजिक है, here
ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय 3। तो यहां पे लॉजिक आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपने 2 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 18, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पे आपने क्या देखा, ये भी 1458 पे खत्म हो रही, मतलब ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। और सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि हमने एक फिक्स ऑर्डर में लिखा है, ये नहीं 54 पहले लिख दिया 6 बाद में लिखा है, नहीं, ऑर्डर हमने एक सही सेट किया है और सही लॉजिक भी हमने यहाँ पे बताया कि हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे कोशिश हो रही है। फोर्थ वाला देखो, हेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय -1/2। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो पहला नंबर है जहां से आप शुरू कर रहे हैं उसमें वहां से हर एक नंबर में -1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे भी डॉट डॉट मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज है, सीक्वेंस है। अच्छा, ये सीक्वेंस क्यों है भैया, क्योंकि कुछ लॉजिक फॉलो हो रहा है कि भैया -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भले ही -1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन हो तो रहा है ना, कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाया है ना सामने वाले ने, कुछ सोच के ही लिखे ना नंबर्स। रैंडमली लिखेंगे तो वो नहीं शामिल होते, वो नंबर जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ सोच के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके लिखे गए हैं, उन्हें आप कहते हैं, उन्हें आप सीक्वेंस में शामिल करते हैं, ठीक है। फिफ्थ में देखो, हियर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपने हर एक नंबर का स्क्वायर किया। लास्ट वाला, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर इसमें तो उन्होंने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिख दिए, तो भैया मोरे प्राइम नंबर्स लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कुछ लॉजिकल रीजनिंग तो होनी चाहिए ना। अब थोड़ी हर नंबर प्राइम है, यहाँ पे 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो व्यक्ति को सोचना तो पड़ेगा, मैथमेटिकल रूल्स, मैथमेटिकल लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से नंबर जिन्हें आप प्राइम कहते हो, उसे प्राइम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हम में से काफी लोगों को पता नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कई बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और अगर प्राइम की डेफिनेशन याद नहीं है तो एक बार रिवाइज करो। ऑल्सो नोट दैट सीक्वेंसेस 1 and 3 आर फाइनाइट सीक्वेंस, जो अपन बात कर रहे थे, वेयरएज अदर्स आर इनफाइनाइट सीक्वेंस, जो अपन आंसर बोलते समय ही डिस्कस कर रहे थे। मोर ओवर, to define a sequence we need not always have a explicit formula, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस में आपको एक फॉर्मूला मिले जिसके तहत आपका आंसर आए, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे 1 4 9 16 में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस भी पोजीशन पे आपको नंबर चाहिए उस पोजीशन का स्क्वायर कर दो। जैसे 4th पे चाहिए तो 4 का स्क्वायर, 3rd पे चाहिए तो 3 का स्क्वायर, ऐसे 10th पे चाहिए तो 10 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप बाकी सब में भी लॉजिक लगा सकते हैं, एक्स मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जिससे आप आसानी से आगे की सीरीज बना सके, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर्स में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखो, जब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कोई फॉर्मूला थोड़ी है उसका। प्राइम नंबर्स एक फिनोमेना है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं बोल सकता कि बताओ मुझे 15वां प्राइम नंबर कौन सा होगा, आपको लिख के गिन के ही बताना पड़ेगा। आप कोई फॉर्मूला लगा के नहीं बोल सकते कि देखो सर 15वां बोला आपने तो ये इंटू ये करके ये आंसर आ जाएगा। ऐसा बाकी 5 सीरीज में हो सकता है सर, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता है कि वो किस में होगा किस में नहीं होगा, तो वो आपको बताना भी नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हर एक चीज का फॉर्मूला नहीं होता, कुछ चीजें केवल एज अ कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देखो यहां पे दिया हुआ है, ऑल्सो नोट दैट इन फर्स्ट वन, यदि आप 2 टर्म्स को माइनस करें या 2 टर्म्स के बीच का गैप देख रहे हैं तो +2 हो रहा है, यानी नया टर्म बनाने के लिए पिछले टर्म में +2 किया, सेकेंड वाले में नया टर्म बनाने के लिए पिछले टर्म में -3 किया, ठीक है। थर्ड वाले में क्या किया, आपका जो पिछला टर्म था उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, पिछले टर्म में -1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिफ्थ वाले में स्क्वायर कर दिया आपने अगला टर्म निकालने के लिए, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे अगर आपको इसमें कुछ करना है एज अ जनरल टर्म या लास्ट टर्म पता लगानी है तो फिर आपको लिख के गिन के ही पता लगाना पड़ेगा, उसका आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। बाकी में तो मल्टीप्लाई करके या सॉल्व करके थोड़ा बहुत बता भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अब हम सीक्वेंस थोड़ा और एंटर कर रहे हैं, प्रोग्रेशन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, यदि किसी सीक्वेंस के टर्म्स को आप किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब आप उसे कहेंगे प्रोग्रेशन।
नोट दैट द सीक्वेंसेस 1 to 5 गिवन अबव आर ऑल प्रोग्रेशन। जैसे यहां पे हमने जो एग्जांपल देखा उसमें पहले से लेकर 5वें वाले सीक्वेंस तक सबका फॉर्मूला बना पाना, सब में क्या मैथमेटिकल लॉजिक यूज हुआ है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज हुए, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुए हैं, वो बताना संभव था, तो इसलिए हम उसको प्रोग्रेशन कहेंगे। हालांकि जो लास्ट वाला है जहां पे आप सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं उसमें आप कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक एक्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर नहीं लगा सकते। तो उसके इसमें होगा क्या, कोई मुझे बोले 25वां प्राइम नंबर बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों भैया, क्योंकि मुझे नियम ही नहीं, क्योंकि मुझे लिख के बताना पड़ेगा, बिना लिखे तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन जो 5 सीक्वेंसेस और 5 प्रोग्रेशन हमने देखे उसके पहले, उन सब में मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के 25th टर्म बिना सारी टर्म लिखे भी बता सकता हूँ। कोई मुझसे बोल देगा 500वीं टर्म बता दो, मैं वो भी बता सकता हूँ बिना सारी टर्म्स को लिखे। लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पे हमने प्राइम नंबर्स निकाले हैं, कोई आपसे बोले 500वां प्राइम नंबर बताओ, आपको लिख के ही बताना पड़ेगा कि भैया कौन सा है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय अ प्लस साइन वी गेट द सीरीज। जब आप सीक्वेंस के टर्म्स को, जब आप सीक्वेंस के टर्म्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस साइन से। प्लस साइन का मतलब क्या होता है भैया, प्लस साइन का सर एक मतलब होता है जो डॉक्टर लगाते वो, लेकिन गणित में होता है एडिशन। तो जब आप किसी सीक्वेंस के टर्म को, जब आप किसी सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, तब उस गतिविधि को कहा जाता है सीरीज। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखो A1 A2 A3 एंड सो ऑन इज अ सीक्वेंस, जबकि इसी में अगर मैं प्लस लगा दूं तो A1 A2 A3 हो जाएगा सीरीज। बहुत बार लोग इसको उलट पुलट भी यूज करते हैं, सीक्वेंस को सीरीज, सीरीज को सीक्वेंस बोलते हैं, पर वो गलत तरीका होता है चीजों को एक्सप्रेस करने का। बहुत सिंपल सा रूल है, यदि आप सिर्फ एक लिस्ट बना रहे हैं तो आप सीक्वेंस में हैं, यदि आप उस लिस्ट के टर्म्स को, उस सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करना चाह रहे हैं प्लस का साइन यूज करके, तो आप वहां पे सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, द सीरीज इज इनफाइनाइट और फाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस फाइनाइट होगा तो सीरीज फाइनाइट होगी, सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा तो सीक्वेंस तो सीरीज भी इनफाइनाइट होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर मान लो, अब तुम लोग को एग्जांपल मैं कैसे दूं कि मान लीजिए अगर आपके टीचर क्लास में आ रहे हैं, अगर उनका मूड सही है तब तो आपका मूड भी सही रहेगा, मतलब मेजॉरिटी केसेस में। पर अगर उनका मूड खराब है, घर से लड़ झगड़ के आ रहे हैं, तो वो आपका मूड भी कर देंगे खराब बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलो तो ये बात आपको अच्छा समझ में आ गई। हाँ जी सर, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या दिया है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि देखो जब मैं इन सबको प्लस साइन से जोड़ते जाऊं, प्लस साइन लगा के बढ़ाते जाऊं, तो यही सीक्वेंस अब सीरीज बन गए हैं। क्लियर है ये मामला? जी सर, मुझे ऐड नहीं करना है, मैंने से प्लस साइन लगा के बताया कि भैया ये सीरीज है। अब अगर एन टर्म्स होंगे तो आप एन टर्म्स की बोलोगे। ठीक है, और इसमें हम कौन सा साइन यूज करते हैं, इसमें हम साइन यूज कर सकते हैं एसएन का। ठीक है, एसएन मतलब सम, तो सम ऑफ एन टर्म। जैसे हमने जनरल टर्म बनाई थी वहां पे, अब जनरल टर्म क्या था, जो सबके लिए है, जो सबको रिप्रेजेंट कर रही है, वैसे ही एसएन मतलब सबका सम, जितने का हम निकालना चाह रहे हैं। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं कि भैया ये वाला जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जहां पे ये जो साइन है गिरा हुआ एम जैसा, इसको आप बोलते हैं सिग्मा, यानी सबका एडिशन। नीचे आती है कहां से स्टार्ट करना है, ऊपर आता है कहां पे खत्म करना है, कितने टर्म्स आपको लेने हैं और किस सीक्वेंस की बात हो रही है, वो सीक्वेंस का मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, वो अपन लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मामला बन जाता है। चलिए देखिए, अगर आपको पिछला टर्म निकालना हो या लास्ट टर्म निकालना हो तो आप ऐसे फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 टर्म का सम है और आपको 10वीं टर्म निकालनी है, तो 10 टर्म में से 9 टर्म का सम माइनस कर दीजिए, तो आपके पास एक ही टर्म बचेगी। वही यहाँ पे इन्होंने बताने का प्रयास किया। ये कई बार शॉर्टकट में यूज होता है बहुत बार क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये कुछ स्पेशल रिमार्क है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर अपन क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखना भैया कि ये सब चीजें आपको दिमाग में पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए, मान लो एमसीक्यू वगैरह आ जाए, तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सीरीज इज रेफर्ड टू द इंडिकेटेड सम, नॉट द सम इटसेल्फ। अर्थात कि देखो यहाँ पे ये कहने का बहुत सिंपल सा तात्पर्य है कि जब आप जैसे 1 3 5 7 9 ये एक सीरीज है, ठीक है, तो भैया ये एक सीरीज है, इसका आप सम निकालेंगे। ठीक है, इसको आप ये नहीं बोल सकते इसका जो रिजल्ट होगा वो सीरीज होगा, नहीं, इस तरीके से लिखने के जो आपका जो पैटर्न होता है, इस तरीके से लिखने का जो आपका मैथमेटिकल
वे होता है उसे आप कहते हैं सीरीज। फिर इसका जो आंसर आएगा उसे आप सम ही बोलोगे, वरना कई बार लोग क्या करते हैं कि इन सबको ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना उसको बोल देते हैं सीरीज। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो आंसर आएगा उसको तो आप सम ही बोलोगे, लेकिन इज मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। इज दिस क्लियर? इसका जो आंसर आएगा उसको आप सम बोलोगे, है ना, यही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है इज अ फाइनाइट सीरीज विथ 5 टर्म्स, तो ये एक सीरीज है। कॉमा लगे तो सीक्वेंस, प्लस साइन लग जाए तो सीरीज, और जो आंसर आएगा उनको सबको ऐड करने पे वो होगा आपका सम। ठीक है, बाय द वर्ड सम ऑफ अ सीरीज विल मीन द नंबर दैट रिजल्ट फ्रॉम एडिंग द टर्म्स, सो द सम ऑफ द अबव सीरीज इज 25। कई बार लोग क्या करते हैं ना, ये चीज नहीं बोलते, सिर्फ इतना बोलते हैं कि सीरीज इज 25। ये गलत वे हो जाता है कहने का। ठीक है, आप हमेशा क्या बोलेंगे कि सम ऑफ द सीरीज इज 25। फर्क समझ में आया? जब मैं लिख दूं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। अब मैं लिख दूं 2 + 4 + 6 + 8, ये एक सीरीज है। ठीक है, ऊपर वाला सीक्वेंस, नीचे वाला सीरीज, और इस सीरीज का जो आंसर आएगा, मतलब क्योंकि आप एडिशन कर रहे हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा यहां पे इन सबको ऐड करने पे उसे आप कहोगे सम। किसका? क्योंकि भैया सम हमेशा डिफाइन करते हैं हम किसका होता है, तो आप कहोगे सम ऑफ सीरीज। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? जरा सी भी नहीं सर। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया? हालांकि है ये सिर्फ कहने की बात, मतलब ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे जीवन में, लेकिन जब आप गणित को पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम सही चीजें बोले भी, है ना, कुछ रैंडम चीज ना बोले जिससे कि सामने वाला हमारा मजाक उड़ाए। समझे कि नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपन अब कुछ एग्जाम्पल्स की ओर रुख करेंगे। आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिए गए हैं 3, आपको इनकी अगली टर्म बतानी है मैथमेटिकल लॉजिक या पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद। जैसे सबसे पहला वाला जब आप चेक करेंगे 2 से 1 पे आ गया, 1 से 1/2 पे आ गया, 1/2 से 1/4 पे आ गया। अब नॉर्मली आप जब लॉजिक चेक करते हैं तो उसमें यही चेक करते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा कुछ हो रहा है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो पहली बात तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, लेकिन एडिशन नहीं हो सकता, है ना। तो एडिशन की बात यहां पे नहीं आएगी। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की भी बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसका गैप है ना, जैसे 2 से 1, तो सब्ट्रैक्ट करने पे गैप कितना आया? 1 आया। 1 से हाफ आ गया, गैप कितना आया? 1/2। फिर उसके बाद वो और कम हो गया तो गैप कितना हो गया? गैप में भी आ गया, इसका भी आधा अगर आप करोगे 1/4 - 1/2 करोगे या 1/2 - 1/4 करोगे, आई थिंक आंसर आएगा कितना? अगर यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1/4 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो जो गैप है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो मतलब प्लस माइनस की तो बात नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे 2 से 1 पे जाना है तो 2 ऑप्शन है। पहला, मैं 2 में से 1 माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिलेगा। दूसरा, मैं 2 को डिवाइड कर दूं किससे? 2 से, तो भी मुझे 1 मिल सकता है। हाँ जी सर, ये हो सकता है बिल्कुल। ऐसे अगर मैं 1 की बात करूं तो मुझे अगर 1 से 1/2 पे जाना है, एकदम ध्यान से देखना, पैटर्न ऑब्जर्व करना, तो अगर मैं 1 में से 1/2 माइनस कर दूं तो हो सकता है मैं पहुंच जाऊं हाफ पे, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये आ जाता है कि मैं इस 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2। करेक्ट है जी। इसके बाद अब आगे देखेंगे तो भैया 1/2 से 1/4 जाने के कितने ऑप्शन हैं? ऑप्शन क्रमांक 1 ये है आपका कि आप 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आप 1/2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे कि सर 1/2 को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे? भैया 1/2 एक फ्रैक्शन है, ये 2 दूसरा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने का नियम बहुत सिंपल है कि जो पीछे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन सर ये 2 कहाँ फ्रैक्शन है? ये तो आपका नेचुरल नंबर है, पर उसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं ना, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऐसे अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कैसे आएगी?
सर वो आएगी 1/4 को 2 से डिवाइड करके, जिसमें हम क्या करेंगे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेसिप्रोकल, दैट इज हाउ वी डिवाइड। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1/8। तो अगर यहाँ पे कोई पैटर्न जज करने का बोलेगा तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, अगर मेरे को डिवाइड बाय 2 नहीं बोलना है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो टर्म है उसमें अगर आप हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, 2 में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मिलेगा, 1 मिलेगा, सॉरी 1 में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मिलेगा, 1/2 में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने वहां करके भी दिखाया तो 1/4 मिलेगा। तो सिमिलरली 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 1/8। कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। बोलो समस्या सुलझी कि नहीं? बिल्कुल सुलझ गई सर। अगला माला देख लो सर, 2 × 4 करते हैं तो 8 मिलता है, बहुत बढ़िया। 8 × 4 करते हैं तो 32 मिलता है, बहुत बढ़िया। 32 × 4 करके देखो सर, 4 2 = 8, 4 3 = 12 मिल रहा है सर। आगे क्या होगी सर, इंटू 4 होगी और कुछ नहीं होगी। 8 4 = 32, 2 यहाँ 3 ऊपर और 4 2 = 8, 9 10 11, 4 1 = 4, एक कैरी का, तो आंसर आया 512, दैट इज 512। इज दिस क्लियर? जी सर, वेरी गुड। नेक्स्ट इफ यू वुड सी व्हाट इज हैपनिंग इन नेक्स्ट, सर ये 1 क्यूब है 1, ठीक है। नेक्स्ट 8 इज 2 क्यूब, 27 इज 3 क्यूब, 64 इज 4 क्यूब, ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा 4 के बाद 5 का क्यूब यानी 125। क्लियर है? गुड टू गो? यस सर। क्या आपको नेक्स्ट टर्म मिली इन सारे सीक्वेंस की? हाँ सर। कहीं कोई आपत्ति? सर इतू सी भी नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या बोल रहा है, इन्होंने आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म यहां पे डिफाइन कर दी है। अब आपको इस जनरल टर्म का यूज करके पहली 4 टर्म निकालनी है, ठीक है। सर जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म एक्सप्लेन करती है किसी भी सीक्वेंस के पीछे लगाए गए मैथमेटिकल लॉजिक को, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर रही है कि यहां जो भी सीक्वेंस बनने वाला है वो किस लॉजिक के तहत उन नंबर्स को सिलेक्ट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसका पहला नंबर निकालना है तो आप n को 1 पुट करोगे तो a1 हो जाएगा 4 × 1 स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1, 1 × 4 इज 4, 4 + 3 आंसर आएगा 7। a2 सेकेंड टर्म जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस कर दोगे 3, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 = 16, 16 + 3 हो जाएगा 19। इज दिस क्लियर? 2 स्क्वायर इज 4, 4 × 4 इज 16 + 3 19। a3 इफ यू वुड चेक तो ये हो जाएगा 4 × 3 स्क्वायर प्लस 3, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 चौके 36 और 3 हो जाएगा 39, ठीक है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 × 4 करोगे 36 + 3 हो गया 39। a4 इफ वी वुड फाइंड आउट तो आपको कितना मिलेगा? तो सर हमें मिलेगा 4 × 4 स्क्वायर दैट इज हाउ मच, प्लस 3 भी करना है साथ में। 4 स्क्वायर इज 16, 16 × 4 करोगे 64, 64 + 3 हो जाएगा 67। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अब देखो यहाँ पे इस मैथमेटिकल लॉजिक को यूज करके हमने ये 4 टर्म्स वाला सीक्वेंस बना लिया। और भी हम बना सकते हैं लेकिन सवाल कह रहा है फर्स्ट 4 बताओ, तो हमने फर्स्ट 4 बता दिए। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम सो फार? नहीं सर। चलिए आगे देखिए, an इज nth प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पहली टर्म निकालना चाहूं तो मुझे बोला जाएगा कि फर्स्ट प्राइम नंबर बताओ। बताइए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे 1, जो कि गलत जवाब है क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो आपका पहला प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। a2 होगा कौन सा? सेकेंड प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ pn लिखा है, pn मतलब मेरे हिसाब से मैं प्राइम नंबर को मान रहा हूं, ठीक है। तो सेकेंड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। कोई बोलेगा थर्ड टर्म बताओ, मतलब आपको बताना है कितना? हमको बताना है थर्ड प्राइम नंबर, तो a3 हो जाएगा थर्ड प्राइम नंबर विच इज कितना सर? 5। वेरी गुड। a4 बोलेगा, अर्थात क्या पता लगाना है आपको? सर हमको पता लगाना है फोर्थ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो फोर्थ प्राइम नंबर हो जाएगा 7।
तो आपके आंसर्स हो गए 2, 3, 5 एंड 7। क्लियर है ये बात? एनी प्रॉब्लम सो फार? जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने स्क्रीन क्लियर कर दी, इजीली हमारा सवाल सॉल्व। एग्जाम्पल 3 देख लो एक बार क्या बोल रहा है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वेयर nth टर्म्स आर। आपको nth टर्म दी है और ये बोला है कोई भी फर्स्ट 4 वैल्यू नहीं निकालेगा, जो हमने पूछी है कृपया वही निकाल के बताइए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है, प्लस जो जो टर्म उन्होंने बोली है वो निकाल के बता दो। जैसे A5 बोल रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, तो हमने लिखा n की जगह 5, ऊपर आ गया 5 का स्क्वायर और नीचे आ गया 2 पावर n की जगह पे 5, क्योंकि n की वैल्यू हमने रख दी है 5। 5 स्क्वायर इज 25, 2 पावर 5 आपको यूजुअली याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भी याद कर लो, 32 होता है। देखो कुछ चीजें आप अगर याद करके रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, अन्यथा 2 पावर 5 निकालने में ही बहुत लोग 2-4 मिनट लगा देंगे कि 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16 एंड 2 पावर 5 इज 32। कह रहा है 7th टर्म भी निकाल दो, तो चलो भैया 7th टर्म भी निकाल देंगे। देखो अपना तो काम है भैया, जो बोला जाए वो करके अपन को खत्म करना है। तो 7th टर्म मतलब 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की पावर 7। नाउ 7 का स्क्वायर इज 49 एंड व्हाट इज 2 पावर 7? 2 पावर 5 तक ऊपर निकाल ही चुके हो, 32 इंटू 2 करोगे 64 मिलेगा, विच इज 2 पावर 6। 2 पावर 7 उसका भी इंटू 2 यानी 128। कैंसल अगर हो रहे हैं तो कर दो, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ ये मत करना कि 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, ऐसा कुछ कर दोगे तो भैया टीचर के हाथ से कलम छूट जाएगा, उसको चक्कर आ जाएंगे, है ना। कृपया ऐसी गलती ना करें। चलो ये क्या बोल रहे हैं भैया, an अगर यहां पे कुछ इस प्रकार है तो फटाफट से a1, a2 और a20 बता दो। चलिए a1 के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे n है वहां पे 1 लगाना पड़ेगा, तो 1 - 1, 2 - 1 और 3 + 1। तो व्हाट इज 1 - 1? तो ये तो हो गया भैया 0 इंटू 1 इंटू 4। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। वेरी गुड। a2 मतलब सेकेंड टर्म से शुरू करना है, तो अब की बार आप यहां पे रखेंगे 2 - 1, n की जगह पे रखा आपने 2, फिर लिखा आपने 2 - 2, ठीक है। फिर आपने लिखा यहां पे 3 + 2। सॉल्व करने बैठोगे 2 - 1 इज 1, 2 - 2 इज 0, 3 + 2 इज 5, 5 इंटू 0 इज 0। चलिए ये भी हो गया। जो एक और निकालनी वो है 20th टर्म। रखो वैल्यूज, तो सर यहां पे आ जाएगा 20 - 1, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 - 20 और लास्ट में आ जाएगा यहां पे आप देखोगे तो 3 + 20। अब ये थोड़ा मेहनत वाला कार्य है, काहे कि 20 - 1 हो जाएगा 19, ठीक है, फिर 2 - 20 हो जाएगा -18, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 23। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। क्लियर है ये मामला? चलो मल्टीप्लाई करके देख ही लो भैया। तो 23 इंटू 19 कर लो, फिर इंटू 18 कर लेना। तो देखो 9 3 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 9 दूनी 18 और 2 20, और साथ में यहाँ पे है 23, 23, तो 7 और 3 और ये 4, 437 जो है यहाँ पे आया, इन दोनों का गुणा करके। अब इसमें आप करोगे इंटू 18, कितना आया था भैया, मैं भूल ही गया, ले हो बताओ, याददाश्त कमजोर हो गई यार। 437 आया था ना, हाँ, तो भैया 437। अब इसमें इंटू 18 कर दो, क्योंकि अभी आपने 19 और 23 किया था। 7 × 56, 6 यहाँ 5 ऊपर, सिंपल 5 5 × 24, 9 यहाँ 2 ऊपर, क्योंकि +5 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 2 हो जाएगा 34, और इधर हो जाएगा 437। तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, देखोगे 16, 4 और 3 7 1 8, 3 और 1 4, 4 और 3 7, साथ में माइनस साइन। तो आपका आंसर आया -7866। एनी प्रॉब्लम सो फार? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए केवल मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना कि आपने ठीक से किया है कि नहीं किया, और सवाल क्या पूछ रहा है। अगर दोनों ही चीज आपने कवर कर ली तो फिर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सवाल। चलिए अब ये देखो, कह रहा है यहां पे दिए हुए an को, पहली बात तो एक ध्यान से इस an को देखो, पिछले बार और इनमें फर्क क्या है, इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हैं
बेस्ड आप किसके बारे में बोल रहे हो, मतलब जो नंबर आपने पूछा, जो पोजीशन आपने पूछी है वो इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला। यहां देखो आपको बोल रहा है 13th और 14th टर्म निकालो, ठीक है। तो 13th क्योंकि ऑड है तो इस फॉर्मूला से निकलेगी, 14th क्योंकि इवन है तो इस फॉर्मूला से निकलेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से A13 वुड बी इक्वल टू 13 स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर प्लस 1। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 करोगे आंसर आएगा 170। चलिए इनका मामला निपट गया। फिर A14 इज फॉर इवन नंबर्स, इवन मतलब 14 का स्क्वायर, तो जवाब आएगा 196, ठीक है। अब अगर 14 का स्क्वायर याद नहीं है तो भैया इसमें तो कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, ये तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। नहीं करोगे याद तो हो जाओगे थोड़ी सी दिक्कत में भैया। चलो एग्जांपल नंबर 5, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। पहला देखो आपको क्या दिया है कि ये जो आपका यहाँ पे कह सकते हो आपकी सिंक किया हुआ फॉर्म है, या फिर ना कहते तो उसको अपन श्रिंक किया हुआ जो फॉर्म है, इसको आपको एक्सपैंड करना है। वो कैसे करोगे, तो यहाँ देखो आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे आप k की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा भैया, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 की जगह रखोगे 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। फिर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, तो वो हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो आपको इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है, k की अलग अलग वैल्यू रखनी है, कहां तक, n तक। ये हो जाएगा भैया 4 स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 सो ऑन टिल एंड ये हो जाएगा 17। तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म होगा भैया 2 प्लस 5। बीच में मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो साइन है गिरा हुआ m का, जिसे हम क्या कहते हैं, समेशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं, वो बेसिकली सबका एडिशन है। 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैंने लगाया 1 प्लस इस तरफ, 1 प्लस इस तरफ, और यहाँ लिखा मैंने n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो ये तो हो गया आपका दिए हुए आपके मैथमेटिकल लॉजिक को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना। जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है देखो ये आपको सीरीज तो दी हुई है, ठीक है, अब आपको इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और इसमें आपकी हेल्प कौन करता है, इसमें आपकी हेल्प करता है आपकी लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म से ही सिग्मा फॉर्म बनता है, ठीक है। अगर ये लास्ट टर्म नहीं दी होती तो हमें फिर गैस करना पड़ता, हमें से फिर सोचना पड़ता, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे इसका जो सिग्मा फॉर्म होगा कि भैया आपने लगाया सिग्मा का साइन, फिर लिखा फॉर्मूला दैट इज n डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 1। यह काम करो इसको, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा k से लिखा है तो अपन भी k लिख देते हैं, ठीक है। k प्लस 1, क्योंकि देखो यही फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 1 और यहाँ हो जाएगा n तक, ठीक है। अगर ये नहीं दिया होता लास्ट टर्म तो आपको खुद सोच के आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता कि किस लॉजिक के तहत ये पूरा आपका जो सीक्वेंस है वो सीरीज में कन्वर्ट हुआ है, और फिर उसको लिखना पड़ता, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है एज कंपेयर टू दिस केस। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गया, एग्जांपल 5 समाप्त हो गया अपना। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज पे, जहां पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें सॉल्व करके फिर अपन एक्सरसाइज खत्म करके बढ़िया से नए टॉपिक की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है, जिसमें कि अपन ज्यादा फोकस करेंगे एपी पे। चलो देखो मैंने पहले से बता दिया करने के वाले अपन। सवाल नंबर पहला कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस व्हिच इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ठीक है। देखो सीक्वेंस तो होना चाहिए लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आपके ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें सीक्वेंस तो होगा लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद ना हो तो मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, जहां पे हमने प्रोग्रेशन की परिभाषा पढ़ी है, ठीक है ना। ये देखो क्या कह रहा है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है, यदि आप किसी भी सीक्वेंस को किसी फॉर्मूला के तहत एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तब आप उसे प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। और यहीं पे हमने पढ़ा था इसी स्लाइड में और उसके पिछले वाले में कि एग्जांपल्स जैसे कि प्राइम नंबर्स वो सीक्वेंस तो है क्योंकि उसमें मैथमेटिकल लॉजिक तो है, लेकिन उसमें फिर आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते ना कि कौन कौन सी टर्म शामिल होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिख दोगे यहाँ पे मे बी एग्जांपल के तौर पे प्राइम नंबर्स, तो 2, 3,
5 7, इसमें 9 मत लिख देना, बहुत लोग फ्लो में 9 लिख देते हैं तो पूरा आपका मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, 7 के बाद कौन सा आएगा? 11 एंड सो ऑन। ये जो एग्जाम्पल हमने अभी यहां पे लिख के बताया, ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं, क्योंकि देखा था नॉट लिखा है भैया, मतलब प्रोग्रेशन नहीं खे, प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा ये 2 3 5 7 11 जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो लॉजिक अगर कोई मुझसे पूछेगा आपने काय की लिस्ट बनाई है, तो मैं बोलूंगा प्राइम नंबर्स की, पर लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं। तो बोलेंगे ठीक है, इसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं और इसको हम अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेशन नहीं कह पाएंगे। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि एक सीक्वेंस यहाँ पे दिया है कि पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है 3 + A1 और ऐसे ही आपका यहाँ पे पूरा सीक्वेंस चल रहा है। राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म्स। आपको 4 टर्म्स तक बताएं। देखो पहली टर्म तो दी है आपको, पहली टर्म क्या दी है? A1 is 2, ठीक है। फिर कह रहे जो आपकी सेकेंड टर्म है वो है 3 + A1। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ऊपर से मुझे A1 की वैल्यू मिलेगी 2, तो 3 + 2 हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे तो 5। अब इसकी थर्ड टर्म जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है, पर यहां पे हमें जनरल फॉर्मूला दिया है कि 2an - 1 इन -1। तो इन सेंस कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 × कितना? an - 1। तो an - 1 मतलब यहां पे हो जाएगा a 3 - 1 ये बाहर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 2 × A3 - 1 मतलब A2 हो जाएगा। थर्ड में से एक टर्म माइनस, 3 में से एक माइनस किया 2 और होल -1, तो ये हो जाएगा 2 × 5 दैट इज पिछली टर्म -1। तो ये हो जाएगा आंसर के रूप में 9, क्योंकि 5 2 = 10 -1 वुड बी 3। अब ये कह रहे हैं A4 निकालो पहले, क्योंकि आपको बोली 4 टर्म तक है ना। कितने टर्म्स? 4 टर्म्स तक। तो आप कहोगे 2 × A4 - 1, ठीक है, और साथ में एक -1 पूरे में से करना है। तो आप लिखोगे 2 × A4 - 1 मतलब A3 यानी पिछली टर्म -1। तो ये हो जाएगा 2 × A3 मतलब कितना? 9। 9 2 जा कितना होता है भैया? बहुत सिंपल गणित है सर, 9 2 जा हो जाता है 18, उसमें से हम कर देंगे -1 तो जवाब में आ जाएगा 17। क्लियर है ये मामला? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन अच्छा एक और चीज आपको बोला क्या है? राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो अभी हम जो लिख रहे हैं वो सीक्वेंस के तौर पे एक्ट करेगा। सीरीज कैसे लिखोगे आप? तो सर कुछ नहीं, जो हमने 4 टर्म्स पता करी हैं उसका यूज करके हम सीरीज में लिखेंगे कि भैया 2 + 5 + 7 नहीं +9 है, सॉरी, +9 + 17, कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज बनेगी। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे बोला नहीं ऐड करने को। भैया हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है जितना बोला जाए उतना ही करना चाहिए। अगर वो बोलता है कि सम ऑफ द सीरीज निकालो तो मैं ऐड करके आंसर भी लिख देता, पर अगर मुझे बोला नहीं है तो मैं क्यों करूं भाई? जितने के नंबर मिलेंगे उतना ही करेंगे ना अपन, क्यों भैया एक्स्ट्रा करने के एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल नहीं रहे। चलो तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ सीक्वेंस, कृपया इन सबके पहले 5 टर्म लिख के बताइए हर एक के। ठीक है, चलो सबसे पहला वाला क्या है भैया? an। तो मतलब यहाँ पे an = 2n + 5, तो आपने रखा पहले टर्म के लिए 2 × 1, n की जगह पे रखा आपने 1 + 5। तो ये कितना हो गया भैया? 2 + 5 यानी 7। ठीक है, A2 n की जगह पे आपने रखा 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 × 2 + 5, तो 2 2 = 4 + 5 हो गया 9। ठीक है, A3 मतलब थर्ड टर्म, तो n की जगह आ जाएगा 3, 2 × 3 + 5, 2 3 = 6, 6 + 5 हो जाएगा 11। ठीक है ना, 2 × 3 + 5 11, सिंपल मैथमेटिक्स। A4 चौथी टर्म बताएंगे अपन, तो 2 × 4 + 5, ये हो जाएगा 4 2 = 8, 8 + 5 हो जाएगा 13। कोई दिक्कत अब तक तो नहीं सर। उसके बाद आपसे बोल रहा है भैया पांचवी टर्म बताओ, क्योंकि पहली 5 टर्म बोली हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 5, तो ये हो जाएगा 2 5 = 10 + 5 हो जाएगा 15। तो ये 5 टर्म है हमारी 7 9 11 13 15। पहली 5 है क्योंकि हमने सबसे पहले 1 को ही रखा, कोई रैंडम नंबर चूज नहीं किया हमने। और एक और चीज, बोर्ड मार्क्स का रूल है, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, तो कृपया उसका ध्यान रखें।
अन्यथा गुड़ का गोबर हो जाएगा। फिर मेरे से मत बोलना भैया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया क्लियर, 5 टर्म लिख दिया। देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन। तो ए वन मतलब एन की जगह पे आ जाएगा 1 और दूसरे एन की जगह पे भी आ जाएगा 1। तो ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू 0। तो आपका आंसर भी आएगा 0। पहली टर्म आ गई अपने पास। सेकेंड टर्म फिर से वही फॉर्मूला, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 करने पे 1 मिलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। A3 मतलब तीसरी टर्म, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 इंटू 3 माइनस कितना 1। बहुत बार लोग क्या करते हैं यहाँ पे पिछली टर्म लिख देते हैं, जबकि ऐसा सवाल में नहीं दिया। जो सवाल में दिया है कृपया उसका खास ध्यान रखें। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 2, तो आपका जवाब आया 6, ठीक है। फिर A4 कितना होगा भैया, फोर्थ टर्म, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू 3, तो 4 3 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। A5 मतलब पांचवी टर्म, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा है -1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज आपका 20। तो आपकी 5 टर्म क्या हो रही है, 0 2 6 12 20। पैटर्न जो दिया था हमने वही फॉलो किया। हल्का सा भी 19 20 होंगे इसमें तो भैया नुकसान आप ही का है, कृपया ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अपना सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा है 2 की पावर n। तो कोई कहेगा a1, तो आप क्या कहोगे 2 पावर 1, ठीक है। तो 2 पावर 1 कितना हो जाएगा, तो भैया 2 पावर 1 हो गया 2। कोई कहेगा a2, तो मतलब 2 पावर 2 दैट इज 4। a3 मतलब 2 पावर 3 दैट इज 8। a4 मतलब 2 पावर 4 दैट इज 16 एंड a5 मतलब 2 पावर 5 दैट इज 32। क्लियर है ये मामला, बिल्कुल सर पूरी तरीके से क्लियर है। बड़ी ही आसानी से हमने यहाँ पे 5 टर्म निकाल दी, लेकिन वो तब निकल पाए जब आपको याद था कि ये 2 की अलग अलग पावर पे क्या आंसर आता है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो समय लग जाएगा एग्जाम में, कई बार लोग मल्टीप्लाई करने में गलती भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसका चौथा पार्ट और प्रोबेबली इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह रहा है हमसे कि जो आपका फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए। n की जगह रखा मैंने 1, इधर आ गया भैया 1 स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया 2 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 और यहां डिवाइड में आ जाएगा 2 माइनस 3, तो आपके पास 2 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। चलो फटाफट खत्म करते हैं इसको 2 मिनट में। A2 क्या बोल रहा है आपसे भैया, सेकेंड टर्म हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3। तो जो नेगेटिव वाला था वो इस बार गायब हो जाएगा। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 होल डिवाइड बाय यहाँ पे 4 माइनस 3, तो यहाँ मिलेगा आपको 5 और यहाँ मिलेगा आपको 1। A3 मतलब थर्ड टर्म, तो उसके इसमें क्या करोगे 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 3। वॉट इज 3 स्क्वायर सर, 9 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा नीचे 2 3 6 माइनस 3 इज 3, तो आप लिखोगे 10/3। चलिए बढ़िया हो गया काम, 3 टर्म आ गए हमारे पास। चौथा टर्म देख लो भैया सर, चौथे टर्म में आप बोलोगे 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 है ना, माइनस का लगा रहा हूँ मैं, हाँ तो प्लस, तो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5। तो ये हो जाएगा 16 और 1 17 डिवाइड बाय 5, ठीक है। लास्ट वाला A5 और निकाल दो, क्योंकि 5 टर्म बोलिए भैया हमको। तो A5 हमारा हो जाएगा कितना, 5 स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 5 माइनस 3। तो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 3, तो आप लिखोगे 26 अपॉन 7। इस तरीके से आपकी 5 टर्म यहाँ पे गर्मा गर्म आपको मिल गई है। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अपना कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो भी इंडिकेटेड टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की वो बतानी, पूरी नहीं बतानी भैया, जो जो इंडिकेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका nth टर्म का दिया है फॉर्मूला, यानी जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो, और इस सीरीज सीक्वेंस की माफ कीजिएगा 17th और 24th टर्म निकालनी, तो हम बाकी पूरी मेहनत करेंगे ही नहीं। आलस्य परमो धर्मः, ये गणित का है, मतलब आलस हमारा सबसे पहला धर्म है। मतलब एक्चुअली नहीं होना चाहिए, पर गणितज्ञ ऐसे ही काम करते हैं कि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट।
ठीक है, चलो क्या कह रहा है भैया, A17 कह रहा है, तो A17 इज इक्वल टू, यहां पे हम कहेंगे 4 इंटू 17, एन की जगह रख दिया अपन ने 17 माइनस 3, 17 चौके सर याद नहीं है, वैसे जहां तक मुझे पता है 68 होगा, एक बार फिर भी चेक कर लो, 7 4 28, 8 यहाँ 2 ऊपर, 4 1 4 5 6। देखो क्या अपनी गणित कमजोर है तो अपन 2 बार सोच के ही आंसर लिखते हैं ना, तो ये हो गया अपना 65, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। दूसरा वाला कह रहा है आपसे कि भैया A24 बता दो, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3, ठीक है ना, तो 4 इंटू 24 करो कितना आएगा सर, 24 4 जा हो जाएगा 96 माइनस 3, तो यानी 93 आपका यहाँ पे आंसर होगा। बोर्ड मास का रूल, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, इसलिए पहले 4 इंटू 24 किया विच इज 96, एक बार आप भी करके देख लीजिए, माइनस 3 किया तो आंसर आया 93। पहला पार्ट समाप्त। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये रहा आपका नियम, मैथमेटिकल लॉजिक, और ये रहा आपका, आपको निकालना है 9th टर्म। तो जैसे ही मैंने n की जगह रखा 9 इस तरफ, उस तरफ भी वही रहेगा, तो ये हो जाएगा -1 होल टू द पावर कितना, n-1, मतलब 9 - 1, और साथ में है n3, n मतलब n क्यूब, तो इंटू 9 क्यूब, ठीक है, तो -1 की पावर यहां पे आ जाएगा कितना, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो 9 - 1 हो जाएगा 8, तो A9 हो जाएगा आपका -1 की पावर 8, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 9 क्यूब, यानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 712, 9 स्क्वायर कितना, सॉरी 712 नहीं 729, सॉरी 729, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, इंटू 9 करोगे 9 × 9, 9 8 72। अब ये जो -1 की पावर 8 है, इसकी समस्या अपन सुलझाएंगे। देखो -1 की पावर 1 होगा तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 होगा तो वो हो जाएगा +1, ठीक है, -1 की पावर 3 होगा तो हो जाएगा -1, ठीक है, -1 की पावर 4 करोगे तो हो जाएगा +1। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी नंबर की, मतलब नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और पावर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है। यहां पे क्योंकि पावर इवन है तो ये हो जाएगा +1, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा केवल 729। सर अगर यहां पे हम -1 लिख के कर दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, देखो -1 लिख के करने पे उतना ही फर्क पड़ेगा जितना 0 और 2 में होता है। मतलब सर, मतलब अगर 2 नंबर का सवाल होगा तो टीचर आपको 0 दे देगी बस। अगर आप वो नुकसान सह सकते हैं तो आप इसको रैंडमली कर लीजिए, पर अगर नुकसान नहीं सह सकते हैं तो भैया लॉजिकली सोच के बता दीजिए कि -1 आएगा कि +1, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। चलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। केवल ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज बोला है, ये कहीं नहीं बोला है कि आपको उसका सम भी बताना है, केवल सीरीज लिख के बतानी है। चलिए सबसे पहले मैं कह रहा है, देखो A1 दिया हुआ उन्होंने साफ साफ की 1 है, तो आपने लिख दिया A1 = 1, इसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। A2 के लिए वो क्या कह रहा है कि A2 के लिए, मतलब देखो A1 तो अपना निपट गया, अब अपनी कंडीशन यहां से शुरू हो रही है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n की हर वह संख्या जो 2 या 2 से ज्यादा है, यहां जो दूसरा फॉर्मूला दिया गया है उसका आप यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा A2 = A2 - 1, n की जगह हमने रखा 2 + 2, ठीक बा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पे अब आप देखिए A2 हो जाएगा A2 - 1 मतलब हो जाएगा 1, A1 + 2। अब A1 की संख्या हम थोड़ी सी अपनी निगाहें ऊपर करेंगे तो हमें दिखेगा A1 की संख्या है 1, तो 1 + 2 करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्या आया हमारा आंसर 3। व्हाट इज आवर आंसर 3। कोई दिक्कत इल्ले, मतलब नो दिक्कत। इतनी ही हमको साउथ की भाषा आती है, अफसोस है ना, मतलब हिंदी भी आनी चाहिए और भी भाषा आनी चाहिए, पर अपन को 1-2 ही आती हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अपन निकालते हैं A3 के लिए क्या मामला है भैया। सर अगर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो A3 = A3 - 1, दैट इज
a2 प्लस 2। नाउ व्हाट इज a2? तो सर a2 की वैल्यू आई 3, बा में जोड़ दो 2, तो हमने 3 + 2 किया, 3 + 2 आया 5। +2 कहां से किया भैया? देखो लिखा हुआ है, और ये +2 कांस्टेंट है, मतलब हर एक टर्म में ऐसा ही होना है। वो किस नंबर की टर्म है, किस पोजीशन की टर्म है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, +2 ही रहने वाला है। A4 अर्थात इस सीक्वेंस की 4th टर्म क्या करना पड़ेगा? पिछली टर्म में +2, दैट इज 5 + 2 दैट इज 7। 5th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? 5th टर्म के लिए A4 + 2 दैट इज 7 + 2 अर्थात 9। तो ये आ गया अपना इस सीक्वेंस के टर्म। अब आपको बनाना क्या? आपको बनाना है सीरीज भी। तो सीरीज में इसी के आगे बना देता हूं भैया। सीरीज कैसे बनेगी सर? बहुत सिंपल है, सबको हम ऐड करते जाएंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 1 2 3 4 5। मुझे नहीं बोला गया कि ऐड करके आंसर कितना आएगा वो बताओ, अगर वो पूछते तो मैं वो बता देता। मुझे केवल इसको सीरीज फॉर्म में लिखने को कहा गया है, और ये है आपका सीरीज फॉर्म। अगर इसको आप ऐड करके आंसर लिख दोगे तो वो हो जाएगा सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, पर आपको हमेशा ध्यान रखनी। चलिए सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपका A1 है 3, तो आपने लिख दिया भैया, ठीक है। जब दिया हुआ है डायरेक्टली तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो A1 है आपका 3। A2 के लिए वो क्या कह रहे हैं? देखो यहां पे कंडीशन दी है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, मतलब n की हर वो वैल्यू जो 2 से, जो 1 से ज्यादा है, उसके लिए यह फॉर्मूला लगेगा। तो क्या 2 1 से ज्यादा है? हाँ, तो क्या हम यहां दिया गया फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल सर। तो A2 हो जाएगा 3 × A2 A ऑफ, मतलब A का कौन सा? 2 - 1 कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट +2। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे सर? इसको देख के हम लिखेंगे। यहां पे अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 3 × 1 कितना? 3 + 2, 3 3 9, 9 और 2 हो जाएगा, यहां पे देखोगे तो 11। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म निकालने की जब बारी आएगी तो वो क्या बोलेगा? 3 × A2 कर दो। A2 कैसे? 3 - 1 हो जाएगा 2 + 2, तो उस केस में आपका यहां पे हो जाएगा 3 × 11 + 2। 3 × 11 कितना होगा? 33 + 2 हो जाएगा 35। एनी प्रॉब्लम? नो सर। A4 क्या होगा भैया? सो 3 × A3 करेंगे हम और प्लस कर देंगे 2। 3 × A3 मतलब 3 × 35, जो कि यही हमारा थर्ड टर्म है, और प्लस करना है 2। 35 × 3 किया तो हमें मिलेगा 105, + 2 करोगे तो 107, 107। ठीक है, A5 यानी 5th टर्म, वो कैसे निकलेगी? तो वो हो जाएगा, देखो 3 × 4th टर्म +2। ठीक है ना, तो यहां पे आप करोगे भैया तो आप लिखोगे 3 × 107 + 2। करो 3 × 7 कितना होगा सर? 3 × 107 हो जाएगा 321, + 2 मतलब 323, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया, आपको मिल गई चारों टर्म। अब आपको क्या बनाना है इसका? आपको इसकी सीरीज बनानी है, तो आप लिखोगे आंसर में कि 3 + 11 + 35 + 107 और लास्ट में +323। मुझे ये नहीं कहा गया है भैया कि आप यहाँ पे इनको सम करके आंसर कितना आएगा वो बताओ, आपको केवल सीरीज फॉर्म में लिखना था। तो मैंने सीक्वेंस में प्लस साइन लगा के बीच में टर्म्स के उसको सीरीज फॉर्म में बना दिया। सिंपल, कोई खास दिक्कत आई नहीं इसमें। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं फटाफट। अपना 5th क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे nth टर्म की जगह Sn दिया है। ठीक है, तो Sn कितना बोल रहे हैं? Sn का फॉर्मूला है 2n² + 3n। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है पहले पार्ट में,
और फिर उसकी 20th टर्म भी बतानी है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अपन शुरू करते हैं सबसे पहले S1 से। आपने n की जगह रखा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 प्लस 3, तो ये आपका जवाब आएगा 5। ये क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब ये देखो, इसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ S2। S2 मतलब दो टर्म्स का सम, S1 मतलब एक टर्म का सम, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? 2 स्क्वायर होता है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, ठीक है। कोई दिक्कत अब तक? जरा सी भी नहीं सर, आराम से यहाँ पे हमें दिख गया क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पे S2। अब कोई मुझसे पूछे भैया 30, क्योंकि हमें निकालनी कितने हैं, देखो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो कम से कम S3 S4 तो चाहिए अपन को। तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा ना, क्योंकि n स्क्वायर बोला है ना अपन को, तो n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, क्योंकि अपना n यहाँ पे 3 है, प्लस 3 इंटू 3। चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर अर्थात 9 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा हो जाता है 18 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे 27। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप जा जाइए S4 की तरफ, है ना। S4 इक्वल्स टू कितना होगा? तो सर S4 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4। चलिए 4 स्क्वायर इज 16, तो 2 इंटू 16 प्लस 4 3 आपने लिखा यहाँ पे 12। अब 16 दूनी हो जाएगा 32 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44। अब आप अपन जब ये पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था विच सेज दैट, वो कहता है भैया कि an इक्वल्स टू Sn माइनस 1। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मुझे 4th टर्म निकालनी है, जरा ध्यान से सुनना, 4th टर्म निकालनी है, तो मैं S4 में से S4 माइनस 1 अर्थात S3 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मुझे A4 निकालनी है तो मेरी A4 कितनी आएगी? तो सर 4th टर्म आएगी आपकी 44 माइनस 27, दैट इज सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना। देखो जब आपने 4 टर्म्स और 3 टर्म्स का सम निकाला, दोनों में फर्क क्या आया? ऐड करने पे आंसर अलग अलग आया, है ना। सॉल्व करने पे तो अलग अलग क्यों आया? क्योंकि S3 में 3 टर्म्स ली गई थी, S4 में आपने 4 ली हैं। तो जब आपने इसमें 3 ली थी, इसमें 4 ली हैं, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ होगा? चौथी टर्म नहीं आ गई होगी, तो माइनस करके हम वही टर्म पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे, आई थिंक आपका जवाब आएगा 14। नहीं सर 14 नहीं आएगा, यहाँ पे हम 17 आएगा, बल्कि सॉरी यार, तुमको तो पता ही है मेरी गणित कमजोर है, ठीक है। 27 प्लस 17 करके देखो, 2 और 1 3, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपकी A4 आ गई 17। इसी के हिसाब से कोई आपसे पूछ ले A3 कितना आएगा, तो आप कहोगे A3 आएगा S3 माइनस S2 करने पे, विच इज इक्वल टू 27 माइनस 14, ठीक है। मतलब कितना? मतलब ये हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछ ले भैया सेकेंड टर्म बताओ, A2 बताओ, तो आप क्या करोगे? तो सर A2 हम निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके, है ना। जगह की अगर कमी लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, कि भैया A2 वुड बी S2 माइनस S1, ठीक है। तो वो हो जाएगा 14 माइनस 5, दैट इज 9, है ना। और अगर कोई मुझसे A1 पूछ ले लास्ट, तो A1 हो जाएगा बेसिकली S1 माइनस S0। अब S1 हो जाएगा पहली टर्म, S0 मतलब एक भी टर्म नहीं, तो आंसर कितना होगा? 0 ही होगा। तो उसके इसमें आप लिखोगे 5 माइनस 0, दैट इज 5। या कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि भैया S1 इज इक्वल्स टू A1, क्योंकि S1 का मतलब है पहली टर्म का सम। भैया अकेली है, पहली टर्म तो एक ही होगी ना, तो S1 और A1 एक बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस है, उसके जो आपके टर्म्स आ रहे हैं वो मैं अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो वो आ रहे हैं 5, ठीक है,
फिर आ रहे हैं आपके बाद 5 के बाद देखो A2 कितना है, A2 है अपना 9, तो 5 9, फिर आ जाएगा आपका उसके बाद अगला कौन सा है 13 और 17। इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये समझना 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बेसिकली एक एपी है जिसके बारे में आप पहले ही कक्षा 10वीं में भली भांति पढ़ चुके हो। अब अगर मैं सवाल का दूसरा पार्ट देखूं, वो कह रहा है 20th टर्म बता दो, तो ठीक है भैया, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम एपी पहले ही पढ़ के आए हैं, भले ही अभी इस चैप्टर में हमने अब तक उसको रिवाइज नहीं किया है, पर एग्जाम वाले को थोड़ी पता है, एग्जाम वाला देगा तो पूरा चैप्टर ही देगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे बोलेंगे भैया A20 दैट इज 20th टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस 19D विच इज इक्वल टू कितना सर, विच इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 प्लस 19 इंटू 4, क्योंकि गैप कितना हो रहा है यहाँ पे 4 4 का, ठीक है। 19 चौक कितना होगा सर, 19 चौक होगा 76, 76 प्लस 5 करोगे तो जवाब में कितना आएगा 81 आएगा। एक बार खुद भी करके देख लो, 9 चौक 36, 6 या 3 ऊपर, 4 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक, 76 प्लस 5 हो जाएगा 81, ठीक है। आपने सारी टर्म्स बता दी, फर्स्ट 4 टर्म्स बता दी और आपने 20th टर्म भी बता दी। इजी था, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चले आपको समझ में आया। पहले हमने S1 S2 S3 S4 निकाला, फिर कहां से हमने फॉर्मूला यूज करके A4 A3 A2 A1 निकाला, फिर कैसे हमने हमारी सीक्वेंस का पैटर्न आइडेंटिफाई करके 20th टर्म बता दी। क्लियर जी सर। चलो स्क्रीन की सफाई कर लेते भैया, आराम से हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 जो कि प्रोबेबली हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब नॉट श्योर, प्रोबेबली बोल रहा हूं मैं, मुझे भी याद भी नहीं है। फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 1, ठीक है, एंड द n+1th टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n+1 to the nth term of all natural numbers n. Find the 6th term of the sequence. यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, वो बेसिकली जो आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा उसी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अपन क्या करेंगे, अपन हिंट पे ध्यान नहीं देंगे, अपन पहले इस पे ध्यान देंगे कि भैया बोल रहा है फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, तो इसके हिसाब से जो A1 होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। अब कह रहा है एंड द n+1th टर्म, यानी n+1th टर्म निकाल रहे हो तो आप कहोगे n+1, इसको देखते हैं हम n+1th टर्म, है ना, कि भैया ये n+1th पोजीशन पे है हमारी टर्म, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n+1। हम ऐड क्या कर रहे हैं, n+1 ऐड कर रहे हैं, किसमें, nth टर्म में, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड बाय, ये n+1th टर्म कैसे मिलती है, आपके nth टर्म में n+1 ऐड करके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो हिंट में भी यही लिखा है कि n+1th टर्म प्राप्त करने के लिए आपको एक जो n+1th टर्म है वो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया सर, ऑब्टेन करने के लिए जो nth टर्म है उसमें n+1 करना पड़ेगा। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि भैया यहाँ पे सेकेंड टर्म कैसे पता लगाएंगे, तो हम बोलेंगे कि दादा पुट n = 1। ये देख रहे हो, मतलब विडंबना, चाहिए सेकेंड टर्म पर n1 पुट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर मतलब मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ, नहीं भाई क्यों करूंगा, ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 रखी, मुझे क्या मिला, A1 + 1 राइट इज इक्वल टू A1 + 1 + 1। अब इसका जाओ देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ गया, तो आप बोलोगे A2 इज इक्वल्स टू 1 + 2 दैट इज 3। क्या ये बात क्लियर हो गई जी सर, क्या आपको A2 मिल गया, यस सर। अब अगर मुझे A3 पता लगाना है, थर्ड टर्म पता लगानी है, ठीक है, वैसे इन्होंने 6th टर्म बोली है, तो हम अगर सीधे उस पर आ जाए, थर्ड टर्म पता लगानी है तो मैं n = 2 रखूंगा, तब मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। तो अगर मुझे 6th टर्म पता लगानी है तो मैं क्या पुट करूंगा, मैं बोलूंगा नाउ पुट n = 5। इससे क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से A5 + 1, n की जगह आ गया यहां पे 5 इज इक्वल टू A5 प्लस कितना 5 + 1।
अब देखो एक समस्या क्या आ रही है इसमें, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a6 इक्वल टू a5 प्लस 6, पर मेरे पास पहले a5 तो हो, तो बेसिकली निकालना ये है, पर कार्यशाली कैसी होगी, पहले आप a2 से a3 निकालोगे, a3 से a4 निकालोगे, a4 से a5 निकालोगे, फिर a5 से a6 निकलेगा। तो सवाल बनाने वाले ने हमसे बहुत मासूमियत से बोल दिया कि खाली छठवां टर्म निकाल दो, पर हम छठवां टर्म तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म न निकाल दें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हमने निकाला था कौन सा, सेकंड टर्म। लेट्स मूव टू थर्ड टर्म। तो इसके हिसाब से आप क्या पुट करोगे, पुट n इज इक्वल्स टू 2, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा a3 इज इक्वल टू a2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 + 1, है ना। n की जगह क्या रखा आपने, 2 रखा, तो यहां हो गया a3, यहां गया a2, यहां 2 + 1। ठीक है, a3 की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बता दो। तो सर a2 हमारे पास है 3, यहां हो जाएगा 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, a2 आ गया, a3 आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे कौन सा, सर a4 निकालते हैं, क्या कहते हो, चलो। तो आप निकालोगे a4, a4 कितना आएगा, तो सर a4 आएगा a3 प्लस 3 + 1। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया पुट n इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, वहां पे n2 था, यहां पे n3 रखा, तभी तो अगला स्टेप आया। तो a4 आएगा अपना, अगर अपन उठा के देखेंगे वहां से, तो 6 + 4, यानी जवाब आया 10। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप पुट करेंगे कितना, n इक्वल्स टू 4। अब जब आप n इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो आपको मिलेगी फिफ्थ टर्म, है ना। तो आप कहोगे a5 इज इक्वल्स टू कितना, a4 प्लस 4 + 1, तो आपका a5 मिलेगा आपको बड़ी ही आसानी से। a4 मतलब यहाँ पे कितना हुआ 10, 10 + 5 हो जाएगा आपके जवाब में 15। अब हम आ गए सवाल के फाइनल पड़ाव पे, जहां पे हमें चाहिए क्या, सर हमें चाहिए जहां पे a6, तो वो कैसे निकलेगा भैया, तो a6 वुड बी इक्वल टू पैटर्न के हिसाब से a5 और 5 + 1। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने लिखना है कि पुट n इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, चलिए तो आपके पास a6 का फॉर्मूला है, a6 क्योंकि आपको सिक्स्थ टर्म निकालने बोली है सीक्वेंस की, लेकिन हमसे मेहनत पूरी ही करा ली, तो ये हो जाएगा 15 + 6, तो a6 हमारा निकलेगा 21। क्लियर है, ये सारे टर्म निकल गए जी सर। निकालना खैर छठवां टर्म था, पर वही है प्रोसेस में अब जो करना था तो करना था। तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे हम लोग को सबको 12th में बोर्ड के एग्जामिनेशन देने, पर उसके पहले जो प्रोसेस है कि 10वीं पास करो, 11वीं में आओ, 11वीं के स्कूल के एग्जामिनेशन दो, और आपके ये पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ब्ला 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 स्टफ पूरी कंप्लीट करके 12th में पहुंचो, फिर उसके बाद 12th के एग्जाम देके फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दो। तो भैया ये प्रोसेस है, करने तो पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल अपने समाप्त हो गए यहाँ पे, प्रोबेबली देखा मैंने तो कही था। चलो तो भैया सेशन का खात्मा मतलब एंड करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको देना हमारे लिए कंपलसरी है और आपके लिए सुनना भी वैसे तो मतलब चाइज है, पर सुन लोगे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। पूरे वीडियो में हम एक भी बार नहीं बोलते, खाली एंड में आके आपको निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देख ही सकते हैं। उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन बढ़िया वाले और हैं, एक है टेबलेट पे आप देख सकते हैं वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। ठीक है, ऐप से इन तीनों ही माध्यम पे आपको कितने भी सेशन देखने हो, कितने भी दिनों तक देखने हो, कितनी भी बार देखने हो, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा जो हमारे ई नोट्स और ई बुक्स हैं उनको भी आप यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें, ताकि आपको अच्छी खासी जो हमारी एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारे वीडियोस हैं, आप जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है वो आप देख सके, एवं साथ ही साथ बोर्ड्स की रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो वो भी आप तक पहुंच सके सिंपल, सरल, अंडरस्टैंडेबल भाषा में। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से एवं अपना जीवन जिएं, खुश रहें, बहुत सारी मेहनत करें, माँ बाप की सेवा करें, दोस्तों से प्यार करें, और अगले सेशन में जरूर मिलें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड